बच्चों लास्ट लेक्चर में नर्स्ट इक्वेशन मैंने कंप्लीट किया था। नर्स्ट इक्वेशन की दो मेजर यूजेस थे। नर्स्ट इक्वेशन is being used for calculation of cell potential। तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूला था E cell is equal to E naught cell, ठीक है ना, -0.0591 वाला। लेकिन ये जो सेल पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं था, तब हमने नर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में सेल है तब तो फिर उसका E naught कैलकुलेशन के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला था E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं तो जो सेल पोटेंशियल है जिसको हम E सेल कह रहे हैं उसको निकालने का तरीका E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of product upon reactant concentration to the power of their respective stoichiometries। ये था अपना सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका बाय नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन का एक और एप्लीकेशन था और वो था कि कोई हाफ सेल है जिसका हम पोटेंशियल नहीं जानते हैं, तो हम उस हाफ सेल का पोटेंशियल भी जान सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। तुम ई सेल की जगह लिख सकते थे रिडक्शन पोटेंशियल और फिर तुम ई नॉट सेल की जगह लिख सकते थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पर जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन का होना चाहिए था, रेस्ट ऑफ ऑल एज इट इज -0.0591 अपॉन n log ऑफ इस रिडक्शन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा और इसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रीज। तो बच्चों ये था नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन, फाइंडिंग द सेल पोटेंशियल इन द नॉन स्टैंडर्ड स्टेट एंड फाइंडिंग हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल। हाफ सेल पोटेंशियल, अब हाफ सेल पोटेंशियल की बात चल रही है तो याद रखो बुक में आरपी को ही एंटरटेन किया गया है, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना था। ओके, नाउ हैविंग डन दिस आई एम कमिंग टू अनदर टॉपिक जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, हम थोड़ा सा लास्ट ईयर का अपना नॉलेज यूज करेंगे। लास्ट ईयर हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था। ओके, इक्विलिब्रियम चैप्टर सेज whenever a reaction goes in forward as well as in backward directions, the reaction goes in forward as well as in backward directions with the same speed, equilibrium state has been reached। तो equilibrium state आने के लिए पहली बात जरूरी है रिएक्शन आगे पीछे दोनों चलना चाहिए, आगे भी जाना चाहिए पीछे भी जाना चाहिए। दूसरी बात दोनों तरफ के जो स्पीड्स हैं जो रेट्स हैं वो सेम होने चाहिए, मीनिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये बात सही होनी चाहिए। दो चीजें, पहला तो रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी हो और दूसरा उसकी स्पीड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस दोनों में सेम हो, तब हम जाके कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद कुछ पैरामीटर्स फिक्स हो जाते हैं, जैसे ए जितना सामने जाएगा बी एग्जैक्टली उसी स्पीड में वापस ए बना लेगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग में तुमने ए लिया कंटेनर में तो उसने कुछ बी बनाया, मान लो रिएक्शन को 40% आगे जाने के लिए अलाउड है, रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन 40%, तो अब ए के 40% बी बना चुके हैं। लेकिन जैसे ही 41% आगे जाएगा तो रिएक्शन कम्स बैकवर्ड विद द सेम 1% स्पीड। समझ, 40% आगे जाना अलाउड है लेकिन 41, 42, 43, 50, 60% अगर आगे चला गया तो जितना एक्स्ट्रा परसेंट आगे गया है वो सब का सब उसी स्पीड में वापस आएगा। ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम के दोनों स्पीड्स के सेम होने का। तो 40% तो अलाउड था ना उसको सामने जाना, अरे कुछ भी अलाउड नहीं होता था सामने जाना। तो ये काय का रिएक्शन जब ए बी बनाता और बी वापस ए बना लेता तो बी बनता ही नहीं अगर ऐसे ही चलता रहता, तो मतलब बी बनना अलाउड है, 40% अलाउड है सपोज, तो जो आगे का बनेगा 41%, 42% वो सब पीछे आएगा, 40% तक तो वो आगे ही जाएगा। एंड देन क्या बोला मैंने, 40% तक आगे जाएगा, मतलब अब इक्विलिब्रियम स्टेट में बी 40% फिक्स्ड हो गया और ये रिमेनिंग बोले तो 60% फिक्स हो गया।
जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती तब तक ये परसेंटेजेस नहीं है। एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, ये 40% हो गया, ये 60% हो गया, उसके बाद जितना भी टाइम आगे चलेगा, जितना टाइम तुम इस रिएक्शन को निहारते रहोगे, उतने टाइम तक ये परसेंटेजेस फिक्स्ड होंगे। मीनिंग इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाने के बाद में इनके जो परसेंटेजेस हैं, या फिर बच्चों अमाउंट है, या बच्चों कॉन्सेंट्रेशन है, दैट बिकम्स कांस्टेंट, दैट बिकम्स फिक्स्ड। तो ये है इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में एक जानकारी, अगर तुमको नहीं पता थी तो। अब बच्चों यही इक्विलिब्रियम का नॉलेज हमको अप्लाई करना है हमारे सेल में। ओके, ये बनाया मैंने सेल, डैनियल सेल। सपोज डैनियल सेल में जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। ये है जिंक हाफ सेल, मैं अब लिख नहीं रही, सब तुमको पता है क्या क्या है। ये है जिंक हाफ सेल, वो वाला है कॉपर हाफ सेल। यू नो द सॉल्यूशंस, यहाँ पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, और ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया और इसे एममीटर से कनेक्ट कर दिया। मुझे डैनियल सेल का डिस्कशन नहीं करना है, मुझे इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करना है इन द डैनियल सेल। ओके, अब तुमको पता है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पढ़ा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो एसआरपी टू अ रीजन ऑफ हाई एसआरपी। हमने ये सब बातें पढ़ी हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होगा, कब तक होगा वो सोचोगे। जिंक के पास कौन सा पोटेंशियल था? जिंक के पास बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, इसके पास बहुत अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल था। यू रिमेम्बर, स्टैंडर्ड स्टेट में इसके ओपी को बोला एसआरपी, इसके स्टैंडर्ड स्टेट में आरपी को बोला एसआरपी। फिर हमने एक लाइन बनाई, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई एसओपी टू हाई एसआरपी। Also, we made another line, electrons will move from a region of low SRP to high SRP. SOP को SRP लिखे तो high का low हो जाएगा, ये जितना high ये उतना ही low. So we had these statements correct. Anode to cathode तुमको दिख ही रहा है, negative to positive terminal ये दिख रहा है। ये दो lines जो मैंने तुमको अभी लिख के दी, let's start. तुमको इसके potentials पता है। लो एसआरपी, कम ऑन, जिंक का एसआरपी था 0.76 वोल्ट, कॉपर का एसआरपी था 0.34 वोल्ट। याद आया? ये दोनों पोटेंशियल वैल्यूज हैं। धीरे धीरे इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का क्या होगा, दोनों के पोटेंशियल्स में डिफरेंस आएगा बच्चों। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जब तक ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, -0.6 से लेके 0.34 तक का टारगेट मिला हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का। द डिफरेंस इज वेरी लार्ज। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। और जैसे जैसे बच्चों ये जो डिफरेंस रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बड़ा फास्ट होगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है। So as long as you are observing कि there is a lot of difference in the potentials, तब तक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इज वेरी फास्ट। तब हम देखेंगे कि वो जो कांटा है एमीटर का वो बहुत अच्छे से डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन फिर अगर मान लो सेल वर्क करता चला गया, जब सेल की वर्किंग होती चली जाती है तब क्या होता है, ध्यान दो। सेल की वर्किंग में इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। ये वैल्यू प्लस, ये देखो प्लस 0.34 इधर है, -0.76 इधर है, ये 0.34 से कम होता चला जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। समझ आ रही बात? और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। समझती है बात? इन दोनों में खासियत क्या थी? इसमें मस्त एसआरपी थी, इसमें बहुत अच्छी एसओपी थी। जैसे जैसे सेल की वर्किंग होती चली गई, इसकी एसआरपी घटती चली गई, इसकी एसओपी घटती चली गई। बात ये है, ठीक है। तो कम ऑन, आई एम राइटिंग हियर, एज द सेल स्टार्ट्स वर्किंग, ये आ गया सेल वर्किंग कंडीशन में, तब बच्चों इसका एसआरपी घट के आरपी में आ जाएगा। अरे एसआरपी घटा तो वो एसआरपी नहीं रहा। जैसे ही 0.34 ने लगाया कांटा 0.33 का, वो आरपी बन गया। तो एसआरपी कम हो गया, मतलब वो आरपी में चला गया। ठीक, अब आरपी की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 0.33, 0.32, 0.31 एंड सो ऑन। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ एसओपी घटा। एसओपी घटने का मतलब होता है एस
SRP का बढ़ना, ओके, SRP का बढ़ना, ये SRP है -0.76 वोल्ट, तो वो कहाँ गया, ये वाली वैल्यू क्या होती चली जाएगी बच्चों, बढ़ती चली जाएगी। फिर से सुनो, SOP की वैल्यू बहुत अच्छी है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसमें ऑक्सीडेशन टेंडेंसी कम होती चली जा रही है, इसमें रिडक्शन टेंडेंसी कम होती चली जा रही है। यहाँ तो समझना आसान था, इसकी रिडक्शन टेंडेंसी कम हो गई, SRP कम हुआ, RP बन गया। इधर क्या हुआ, इधर SOP कम हुआ, SOP कम हुआ तो SRP का क्या हुआ, वो बढ़ गया। और अगर SRP बढ़ा तो ये नंबर लाइन में तुमको देखना है, -0.76 था, फिर ऊपर आया तो वो -0.6 हो गया, फिर और ऊपर आया तो -0.5 हो गया। सो लुक एट द डिफरेंस नाउ, इनिशियली इट वाज 0.34 -0.76, वो वाला उधर वाला सेक्शन घटता जा रहा है, उसका SRP घटता जा रहा है, इधर वाला जो नीचे था इसका SRP बढ़ता जा रहा है, तो दोनों के वैल्यूज का डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वैल्यूज का डिफरेंस कम होगा, मीनिंग पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा, वैसे वैसे सेल इतना अच्छा काम नहीं करेगा। जो इनिशियली वो आउटपुट दे रहा था 1.1 वोल्ट का, धीरे धीरे वो आउटपुट कम होता चला जाएगा। यू गेट द पॉइंट वेरी क्लियर। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ सेल जो कैथोड सेक्शन है वहां का SRP घटा, RP बना। इधर के सेक्शन में देखोगे, यहाँ तो बेसिकली SOP की बात है, SOP घटता है लेकिन SRP बढ़ता है, और वो भी RP बन गया। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था बच्चों, जो पहले बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फटाफट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, अब वो पोटेंशियल डिफरेंस फॉल होता जा रहा है, और इसके फॉल से हमारा जो सेल है वो पुराना होता जा रहा है, उसमें वर्किंग की जो कमी है, एफिशिएंसी है, वो घटती चली जा रही है। Now imagine a situation कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये गिरते 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 पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही जीरो हो गया, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाना तभी पसंद करेगा जब दोनों रॉड्स में डिफरेंस हो पोटेंशियल का। Now the electron cannot move from left to right, क्योंकि दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस बचा ही नहीं। जो पोटेंशियल की वैल्यू इधर है, एग्जैक्टली वही पोटेंशियल की वैल्यू उधर भी हो गई। सपोज ये -0.76 बढ़ते बढ़ते बढ़ते, लेट्स से इट हैज कम टू 0.1 सपोज, और ये 0.34 से घटते 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 ये भी हो गया 0.1। अब दोनों जगह के पोटेंशियल से 0.1, तो ऑब्वियसली 0.1, अब ये डिफरेंस नहीं रहा तो सेल स्टॉप्स वर्किंग। इलेक्ट्रॉन अब बोलते हैं मूव कैसे करें, देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट बच्चों एकदम से ठप हो गया, एकदम से फ्लॉप हो गया, राइट। देयर इज नो मूवमेंट, ऐसा हमको लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमको यहाँ पर ये नल पॉइंट पे आ जाता है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाता, मीनिंग नाउ इट कम्स इनटू अ स्टैंड स्टिल। अब एमीटर में तुमको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, तो समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हैज स्टॉप्ड। लेकिन एक्चुअली क्या होते रहता है वो समझेंगे। एक्चुअली ये होता रहता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए तो दो इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाते हैं, क्योंकि कौन सी स्टेट आ चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। द स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर से सुनो, जैसे ही ये नल पॉइंट तुमको दिखाई देने लग गया, तुम समझ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस गिरते गिरते डिफरेंस जीरो हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हैज स्टॉप्ड। The instrument shows there is no electronic movement, लेकिन एक्चुअली मूवमेंट चलते रहता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से बॉर्डर क्रॉस करके कॉपर सेक्शन में आएंगे, एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस भी चले जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हैज बिकम इक्वल। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज इक्वल टू रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दोनों तरफ के मूवमेंट्स इक्वल हो गए, तब हम क्या कहने लग जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या ऐसे समय पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हुआ? नहीं हुआ, मूवमेंट बंद नहीं हुआ, मूवमेंट तो चल रहा है लेकिन इक्वल स्पीड में चल रहा है। तब हम कहेंगे अरे ये जो सेल है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। तुम तो कहोगे कि डब्बा सेल है, अब ये कोई काम नहीं करता।
कोई नल पॉइंट नहीं दिखाता, इसको हम यूज नहीं कर सकते अब। लेकिन अभी भी है ना केमिस्ट लोग, साइंटिस्ट लोग इसके अंदर से पढ़ाई खोज लेते हैं कि पढ़ाई ऐसे की जाएगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट हैज बीन रीच्ड वेयर द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स हैव बिकम इक्वल इन स्पीड। और बच्चों एक नया टॉपिक जन्म ले लिया यहां से, व्हाट हैज हैपेंड टू ईएमएफ ऑफ सेल। क्या हुआ है, जीरो रीडिंग दिखा रहा ना, ईएमएफ हैज बिकम जीरो। अच्छा एक बात बताओ, ई नॉट सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अरे जब ये स्टैंडर्ड स्टेट में था तब खुशहाली थी इसके राज्य में, मतलब क्या यहाँ पे 1.1 वोल्ट का तुमको दिख रहा था, इतना आउटपुट मिल रहा है। तो जब ये सेल स्टैंडर्ड स्टेट में था तब इसका आउटपुट बहुत जोरदार था, लेकिन जब ये अभी इस इक्विलिब्रियम स्टेट में आया तो इक्विलिब्रियम स्टेट में बच्चों क्या हो चुका है, EMF of the cell has become zero. Now I am using the Nernst equation again. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log of product upon reactant concentration. ये बात मत भूलना कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अभी भी हो रहा है, दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। लेकिन ये जो अब नर्स्ट इक्वेशन ये मैंने कहाँ अप्लाई की, इक्विलिब्रियम पे अप्लाई की। तो बच्चों इक्विलिब्रियम पे ये हो चुका है जीरो, मैंने अभी अभी पढ़ाया तुमको, ये जीरो हो चुका है, पर ई नॉट सेल तो अभी भी एग्जैक्टली उतना ही है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड स्टेट की बात थी ना, और वो स्टेट तो नहीं बदलती, इसलिए उसका आउटपुट भी उतना ही रहेगा 1.1 वोल्ट ये रहेगा। ओके, दिस हैज अ डेफिनेट वैल्यू माइनस 0.0591, और डैनियल सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। They seem not to be moving, but they are actually moving. इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा मैंने। अभी भी ट्रांजैक्शन चल रहा है, log ऑफ, इधर इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्विलिब्रियम का। मैं लिख रही हूं डैनियल सेल के रिएक्शंस, नेट रिएक्शन लिखती हूं, जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cu2+, वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बना रहा था। You know all the states, ये solid है, aqueous and solid, ठीक है। log of product upon reactant concentration, लेकिन याद करो जो solids हैं उनके concentrations को हम 1 मानते हैं, मतलब इसका concentration हम 1 मानेंगे, इसका concentration 1 मानेंगे, तो इन दोनों को यहाँ पर अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। In terms of the number अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं फॉर्मूला लिखो, तो तुमने अगर लिखा ऐसा Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cu कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2+ कॉन्सेंट्रेशन इनटू Zn कॉन्सेंट्रेशन, तब फॉर्मूला लिखने में तो कोई बुराई नहीं है ना, बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू ऑफ 1। बट एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग द फॉर्मूला यू कैन राइट दिस एंड यू मे नॉट राइट दिस ऑल्सो। तुम ये नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, पर यहां मुझे लिखना जरूरी लगा, मैंने यहां पर लिखा। जब इक्विलिब्रियम डिस्कशन है तब इसे लिखना जरूरी है। ओके, इक्विलिब्रियम का डिस्कशन है, डेरिवेशन है, तब इसको लिखना जरूरी है, जो मैं अभी कर रही हूं। अब याद करो, इसी रिएक्शन में आ क्या चुकी है, रिवर्सिबिलिटी, बराबर, बिकॉज इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तब मैं लिख रही हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, जो हमने इक्विलिब्रियम में किया, ये एक इक्वेशन है कॉल्ड लॉ ऑफ मास इक्वेशन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिटन इन दिस मैनर, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बच्चों ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, वो अलग बात है, ये Kf है, rate constant of forward reaction into concentration of the reactants। forward reaction की speed इन पे डिपेंडेंट है, मतलब क्या है पता है इसका, ये लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस पर निर्भर करती है, इट्स डिपेंडेंट ऑन देम। तो ऐसा था वो, ये Kf नहीं था, ये ऐसा था, ठीक। This is directly proportional to concentration। फिर मैंने इसमें इक्वल टू साइन डाला तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ा। फिर मैंने लिखा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब पीछे आ रहा है रिएक्शन, पीछे आ रहा है, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, अब ये रिएक्टेंट बन गया,
तो जो इधर जाने की स्पीड है वो इन पे डिपेंडेंट हो गई। सो इट डिपेंड्स ऑन जिंक आयन एंड कॉपर कॉन्सेंट्रेशन। इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीज। मैंने इक्वेट किया तो ये बन गया बच्चों Kb। Kb अगेन वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड है, वो फ्रीजिंग बॉइलिंग था, है ना, इसीलिए कंफ्यूजन है। बट देन कीप योरसेल्व्स क्लियर, जब हम स्पीड्स लिखते हैं तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड है। लेकिन इक्विलिब्रियम की खासियत है कि दोनों की स्पीड्स बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ Rf इज इक्वल टू Rb। मेरा राइट Rf इज इक्वल टू Rb, तो इसके जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाने चाहिए। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और फिर बच्चों मैं लिख सकती हूँ Kf इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस बिकम्स इक्वल टू Kb इंटू जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉपर। इतना लिखा बच्चों। फिर मैंने Kf अपॉन Kb लिखा, Kf अपॉन Kb विच इज इक्वल टू जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जिंक इंटू कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। और फिर जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के कांस्टेंट्स का ये क्या था, ये रेट कांस्टेंट था, मैंने बताया तुमको, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेशो ही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो तुमने लास्ट ईयर किया था। Equilibrium constant is now equal to zinc ion, meaning everything same as above. हाँ बच्चों, और अब सोचोगे ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये पूरे के पूरे तो यहाँ लिखे हुए, और इसीलिए हम इनको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर सकते हैं। आई कैन पुट अप दिस कांस्टेंट हियर, और फिर ये एक्सप्रेशन थोड़ा मॉडिफाई होगा, लेकिन उसके पहले आई टेल यू ऑल द पैरामीटर्स। बच्चों मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तुम प्लीज ये सब लिखते जाओ, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस देयर। ये है बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ratio of rate constants of forward and backward reaction is called equilibrium constant। तो यहाँ पे लिखोगे equilibrium constant, और जब ये बराबर है तो यहाँ लिखना कि equilibrium है इसीलिए बराबर है ना, कभी भी बराबर नहीं हो जाते। whenever there is an equilibrium state तब ये जाके बराबर होते हैं। और फिर मैं बच्चों ये वाला जो इक्वेशन है कि इक्विलिब्रियम का, ये इधर पे डाल रही हूँ, और देखो क्या कर रही हूँ, ई नॉट सेल को मैंने उधर लेकर आया, ये तो जीरो है, तो ई नॉट सेल क्या बन गया, माइनस, तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और अब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसा दिखेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो जब भी तुम्हारे एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेंशन हो, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और वहां पे के इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए सेल इक्विलिब्रियम पर है, वो डैनियल सेल इक्विलिब्रियम पे है, कोई काम का नहीं है एक्चुअली, उसमें से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। आउटपुट नहीं भी मिल रहा तो भी हम उसको काय के लिए यूज कर रहे हैं, हम उसके ई नॉट सेल से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए काफी अच्छा तरीका है, ये 11th स्टैंडर्ड में हमको के इक्विलिब्रियम निकालना कितना सारा था, यू रिमेम्बर। लेकिन अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड स्टेट के ईएमएफ की वैल्यूज हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन पता है, तो डायरेक्टली के इक्विलिब्रियम ये एक्सप्रेशन से निकला, इट इज वेरी हेल्पफुल। और यहाँ से उठा के उस चैप्टर में डाल दो तो कितना चैप्टर इजी हो जाएगा। 11th में इतनी मगजमारी की, हमने के इक्विलिब्रियम निकालना सीखा, और 12th स्टैंडर्ड में आके पता चला कि अरे ये वाले चैप्टर से तो के इक्विलिब्रियम निकालना बहुत आसान हो गया। सो दिस इज हाउ वी मेक थिंग्स इजी, और हमने के इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करना सीखा। ओके, सो मेनली यहाँ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ये दोनों गिवन आते हैं, सेल गिवन रहेगा तो एन पता हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, डायरेक्टली सब थाली में परोस के तो नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन से निकालना पड़ेगा।
ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकालना पड़ेगा, और फाइनली इसमें पुट अप करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ के इक्विलिब्रियम इज फाउंड आउट। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल। अब सेल की स्पॉन्टेनिटी तुमको मैं करा चुकी हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज में। 5 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन था ईएमएफ सीरीज का, जहां पर तुमने सीखा कि सेल को स्पॉन्टेनियस कब माना जाए और कब ना माना जाए। एक बार रिवाइज करते हैं उसे ओरली। अगर ई नॉट सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तब वो स्टैंडर्ड स्टेट में है ना। E नॉट सेल इक्वल्स E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अगर ये E नॉट सेल पॉजिटिव आया तब हम कहेंगे कि सेल इज स्पॉन्टेनियस, मीनिंग इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर यही नेगेटिव आया तो हम कहेंगे इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, मीनिंग इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मतलब मुझे ईएमएफ की वैल्यूज पे डिपेंडेंसी है मेरी, एंड आई हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर डिसाइडिंग कि सेल किस टाइप का है। तो ये वैल्यूज से हम जज कर सकते हैं। देखो, अगर तुमने सेल को सेटअप किया है तो तुम्हें पता है कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक है कि इलेक्ट्रोकेमिकल है। लेकिन अगर तुमको सेल दे दिया जाए और तुम उसका आउटपुट निकालो, आउटपुट निकला प्लस आया तो समझ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल है, और तुमको देना पड़ा अगर मतलब उसका ई नॉट सेल नेगेटिव है, देन इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एग्जैक्टली ऐसे ही फिर नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम ई सेल जब निकाले, that was E naught cell minus 0.0591 upon n log of, यहां पर नहीं लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम क्योंकि इसकी वैल्यू है, अरे ये 0 होता है तब जाके ये वाला प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या बन जाता है, के इक्विलिब्रियम बन जाता है। सो ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने नर्स्ट इक्वेशन का लिखा, और इसमें अगर ये ई सेल पॉजिटिव आया तो समझ जाओ सेल स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। नेगेटिव आया तो समझ जाओ नॉन स्पॉन्टेनियस है और वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। सिंपल है, दो चीजें, ये स्टैंडर्ड सिचुएशंस है, ये नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशंस है, बाकी जो थ्योरी पार्ट है वो सेम है। प्लस आया तो स्पॉन्टेनियस, माइनस आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सेम वे हियर, प्लस इज स्पॉन्टेनियस, माइनस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बट देन वी हैव अ पैरामीटर फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स कॉल्ड del G. Del G is equal to minus NFE सेल। ये तुम्हारे लिए नया एक्सप्रेशन है, इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक बड़ा सा डेरिवेशन कराया था कि 12th में आएगा, बट देन डेरिवेशन इज ओनली फॉर जेईई, ये तुमको फाइनल फॉर्म याद करना है। अगर ये ई नॉट सेल है तो ये del G भी हो गया स्टैंडर्ड स्टेट में। अब ये और ये तुम्हें पता है, ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, F is called 96500 coulomb, N is called number of electrons exchanged during the reaction, और ये जो del G नॉट है बस ये लिख रही हूं मैं क्योंकि ये तीनों तुम you are familiar with these terms। फिर del G नॉट आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल। तो इसका क्या, इसको क्यों पढ़ना? अगर del G नॉट नेगेटिव आया, देख रहे हो क्योंकि माइनस में इसका फॉर्मूला जाता है, अगर del G नॉट माइनस आ गया, मैं यहां लिख रही हूं अब del G नॉट के बारे में, इफ दिस इज माइनस तब समझ जाओ कि सेल इज स्पॉन्टेनियस, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर del G नॉट पॉजिटिव आ गया, क्यों पॉजिटिव आएगा? अगर E नॉट सेल माइनस आया तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, और ये प्लस आ गया तो समझ जाओ इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस मीनिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Same way, I will modify the formula here. Del G naught is related to E naught. तो del G is related simply to E. मतलब अब formula है NFE cell. And remember, equilibrium पर ये 0 हो जाएगा। अरे
बराबर है ना, इक्विलिब्रियम पर ये जीरो हो गया ना, तब डेल जी भी जीरो हो जाएगा। ये कुछ 1 मार्कर्स हैं। At equilibrium, E cell becomes zero, therefore del G also becomes zero. But we are not talking about equilibrium state. अभी तो regular situation की बात चल रही है। अब देखते हैं del G का क्या। del G इस फॉर्मूले के साथ जाता है, अगर वो माइनस आ गया तो इसके जैसा होगा। ये E cell है और ये माइनस साइन del G के लिए है। That's minus, it's electrochemical. If it's plus, it's electrolytic. And remember the third, at equilibrium ये जीरो नहीं होता, ये जीरो होता है। E cell becomes zero, E cell becomes zero, so del G also becomes zero. तो ये कुछ 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। In the state of equilibrium, E cell is equal to zero, E naught cell is equal to zero, del G naught is equal to zero, none of the above। ठीक है, तो इस केस में बच्चों इक्विलिब्रियम में E cell जीरो है और del G जीरो है। EMF नहीं मिलता और del G अकॉर्डिंगली जीरो हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला इसी टाइप का है। तो ये कुछ थ्योरी पार्ट था बच्चों, दैट वी हैव डन। इसके बाद हमको करना है न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे थर्ड पार्ट का थ्योरी खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट में क्या क्या किया, एक बार एक क्विक रिविजन करते हैं। वी स्टार्टेड विद डैनियल सेल। डैनियल सेल हो जाने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, एवरीथिंग, सेल रिप्रेजेंटेशन, वो सब हमने किया। डैनियल सेल के बाद फिर हमने क्या किया था? डैनियल सेल के बाद हमने किया था ईएमएफ सीरीज का एप्लीकेशन, नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स किए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आधा आधा सेल है तो उसको कैसे मेजर करना वो भी हमने पढ़ा। किसके साथ मेजर किया था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। फिर एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज किया, फिर नर्स्ट इक्वेशन किया, और नर्स्ट इक्वेशन के बाद फाइनली इक्विलिब्रियम पे क्या होता है और डेल जी के साथ हम कैसे सेल को रिलेट करते हैं, ये सब किया। इसका तुमको डेरिवेशन नहीं था, उसका था तो मैंने तुमको करवा के दिया वो, राइट। सो नो डेरिवेशन ऑफ द डेल जी पार्ट, इसमें सिर्फ तुम्हें याद रखना है इसके फॉर्मूले। सो वी आर डन विद द न्यूमेरिकल पोर्शन। अब हम जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे।